हरे कृष्ण सभी बच्चों। हमारा जो आज की क्लास है आज हमारी 4th क्लास है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की। ठीक है, इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं और 28 तक ना क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा 29 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज हमारा 29वां क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन पहला आज का, पढ़ना क्वेश्चन। एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपए है। यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक मेज का विक्रय मूल्य कितना है, 6,875 रुपए है। और जब व्यक्ति इस वस्तु को बेच रहा है कितने में, 6,875 रुपए में, तो उसे लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है उसे। ठीक है, 25% का लाभ हो रहा है। तो पूछा है उस वस्तु को वह व्यक्ति खरीद के कितने के लिए आया था। क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस इसमें पूछा है कि इसमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखना इस क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे। इसमें जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है इसका, सेलिंग प्राइस है 6,875 रुपए। इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 6,875 रुपए। ठीक है, सेलिंग प्राइस है 6,875 रुपए। और इस सेलिंग प्राइस पे जो से प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 25%। तो पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना होता है तो आप क्या कर दो, कॉस्ट प्राइस को लिखना जितना है 6,875 इंटू 25% का लाभ हो रहा है ना, तो 25% लाभ को उल्टा करके लिख देना। ऊपर तो लिखना आप 100 और नीचे लिख देना आप 125। इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना है, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 से 15 और 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। 1375 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये आएगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 से 12 और 3 15, 4 एकम 4 और 1 5। तो हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस 5500। ठीक है, देखना ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में तो क्या किया है कि सेलिंग प्राइस को लिखा है और सेलिंग प्राइस में किससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 25% लाभ से। 25% लाभ कैसे लिखा मैंने, मल्टीप्लाई में उल्टा करके लिखा। ठीक है, 100 को लिखा ऊपर और 125 का नीचे, और इसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके कितना आया, 5500 रुपया आया। ठीक है, जो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 5500 रुपये। देखना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 30, पढ़ना क्वेश्चन कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज दर क्या है। एक धनराशि पर 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, वो है मूलधन का 2/5 है। तो हमें क्या बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। धनराशि की मूल दर बतानी है कि उसकी दर, वार्षिक दर कितनी है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सेकंड या थर्ड क्लास में मैंने कराया था आपको, सेम क्वेश्चन में ये अभी भी याद है कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और बोला है कि इतने वर्ष में मूलधन का इतने रुपए ब्याज मिलता है फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को लिखना 2/5 और मल्टीप्लाई कर देने किससे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और डिवाइड कर देना जितने सालों का ये ब्याज है। 5 सालों का ब्याज है ना, 5 से डिवाइड कर देना, 5 पंजे 2500, 100 और 4 दूनी 8। तो हमारी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट आई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है वो कितनी आई है, 8%। ऑप्शन डी आंसर। ठीक है बच्चों, देखना इसको पढ़ना। समझ आया क्वेश्चन। देखो एक बार मैं और बता देता हूं आपको, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है। मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जाए आपसे और आपको जो ब्याज दिया हो वो ब्याज आपके मूलधन का 2/5 या 3/5 इस तरीके से करके दिया हो, और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, 2/5 जो भी फ्रैक्शन फ्रैक्शन को लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई करनी है, और जितने वर्ष का ब्याज दिया है उतने वर्ष से डिवाइड कर देना है। तो 5 वर्ष का ब्याज दिया ना, तो 5 से मैंने डिवाइड करके इसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके कितना है, 8%। ऑप्शन डी। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखना।
देना 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर का मान कितना है। ठीक है, तो देखना 0.1 का स्क्वायर करूंगा अगर मैं तो कितना आ जाएगा ये 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर करूंगा अगर मैं तो कितना हो जाएगा ये 0.0001। ठीक है, जब भी हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं और वो संख्या पॉइंट में दी होती है तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वह पॉइंट दूनी संख्या के बाद लग जाता है। जैसे यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट दिया है ना, और इसका मैंने स्क्वायर किया है तो दो संख्या के बाद पॉइंट लग गया। पहले एक संख्या के बाद था, अब कितनी संख्या के बाद लग गया स्क्वायर के बाद? दो संख्या के बाद। ऐसे ही सेकंड वाली संख्या में दो संख्याओं के बाद पॉइंट दिया और जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो इसका जो पॉइंट है वो कितनी संख्याओं के बाद लग गया? वो चार संख्याओं के बाद लग गया। यानी कि जब भी जितनी संख्या के आगे पॉइंट लगा होता है और हम उसका स्क्वायर करते हैं तो दुगनी संख्या के बाद पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे दो संख्या के बाद था तो यहाँ पे चार संख्याओं के बाद हो गया। इसे आप ऐड करोगे तो ऐड करके आपका कितना आ जाएगा? तो देखो इसे आप अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0.0001 और 0.01, इन सबको ऐड करेंगे 1010.0 आपका यही आंसर 0.0101। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आप। ठीक है बच्चों, देखना इस क्वेश्चन, देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पढ़ना क्वेश्चन। यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का अनुपात कितना है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि x का 45 है। क्वेश्चन में दिया है कि x का 45% किसके बराबर है? y के 15% के बराबर है। y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान कितना होगा? 100 से 100 गया, 15 दिया 45, y आ गया x के नीचे तो x अपॉन y कितना है आपका? 1/3। तो x रेशो y कितना आएगा आपका? x रेशो y आएगा 1:3। यही आपका आंसर ऑप्शन बी 1:3। ठीक है, करना इस क्वेश्चन को। देखो सारे क्वेश्चन में आपके इजी इजी क्वेश्चन आ रहे, कोई भी क्वेश्चन में अपने पास से नहीं लेकर आया हूं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। ठीक है, जो आपके लास्ट ईयर जीडी में आए हुए क्वेश्चन है सब वही क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। कोई नया क्वेश्चन मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया, सब आपके एग्जाम के ये क्वेश्चन है। और जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे सब। तो आपको इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना बार बार। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 32 जिल्द साज मतलब जो बुक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बाइंडर जो होते हैं, ठीक है कोई, यदि 32 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्द बंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्द बंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 72 जिल्द साज है। जिल्द साज मतलब जो बुक्स बनाते हैं, बाइंडर जो होते हैं, ठीक है, वह 72 आदमी 720 दिनों में 32 आदमी 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी? तो देखना इस क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। पहले वाली जो कंडीशन दे रखी है उसे एक साइड लिखना और दूसरी कंडीशन को उसके बराबर में लिख देना। तो देखना 72 जिल्द साज इंटू 22 दिन और डिवाइड में काम, जितने पुस्तक बना रहे हैं तो कितनी पुस्तक बना रहे हो? 720 और बराबर में यही सेकंड कंडीशन कितनी दे रखी है कि 12 दिनों में 660 पुस्तक बनाने में कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। तो मैंने माना x जिल्द साजों की आवश्यकता होगी और ये x जिल्द साज 12 दिनों में कितनी पुस्तक बना देंगे? 660 पुस्तक बना देंगे। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना कितना है? 12 छिंग 72 और 6 एकम 6 दूनी 12, 120 आ गया, 0 से 0 गया तो काटने अगर ये कट रहा है किससे? 2 से 2 छिक्के 12 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 से हमने 66 को काटा 11 आया, 11 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 121। x बराबर कितना आ गया हमारा? 121। यही आपका आंसर ऑप्शन
सी। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य कितना है, क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है, और 60% ज्यादा करने के बाद उस पर कितना डिस्काउंट दिया जाता है, 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो हमसे हमसे क्या पूछा है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो देखना, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, क्रय मूल्य नहीं दिया उस वस्तु का कि क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य मैंने खुद से माना, क्रय मूल्य कितना माना है मैंने, कॉस्ट प्राइस मैंने माना है कि 100 है ना। अगर कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, तो हमारा मार्केट प्राइस अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 60% अधिक, है ना। 60% अधिक कितना हो जाएगा, 160। अब मैं इस वस्तु पर डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ, जो छूट दे रहा हूँ, डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ 20%। ठीक है, 20% का डिस्काउंट है। तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत बताओ, उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होनी चाहिए कि वस्तु में लेके कितने की आया हूँ, और लेके आने के बाद उसे मैंने बेची कितने की है। ठीक है, दो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो उसका क्रय मूल्य पता होना चाहिए और एक उसका विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखना क्रय मूल्य तो हमारे पास आ गया है 100। बस हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। और सेलिंग प्राइस आप कैसे निकाल दो, सेलिंग प्राइस निकाल दो कि 160 रुपए तो उसका मार्केट प्राइस है, और 160 रुपए पर कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है। तो 20% का अगर डिस्काउंट है तो मैं बेच कितने के दाम से, 80% में। ठीक है, तो 80/100, जीरो से जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, और 16 कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा निकल गया 16 128। ठीक है, 16 128, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 128। देखना क्रय मूल्य कितना है, 100, और सेलिंग प्राइस कितना है, 128। तो मैं देखना कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है 28% का। यही आपका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी संख्या के 20% का 25% किसके बराबर है, 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% कितना होगा। देखना, इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि कोई संख्या है, इसका 20% का 25% किसके बराबर है, 250 के बराबर है। ठीक है, एक संख्या का 20% का 25% किसके बराबर है, 250 के बराबर है। तो देखना कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 20×100, 25 एकम 25, ये कितना आ गया हमारा, 5000। ठीक है, हमारा जो x की मान आया वो कितना है, 5000 आया। अब इस 5000 का 35% पूछा है कि इस 5000 का 35% बताओ, 35% कितना होगा। तो देखना 35% निकालने के लिए क्या आएगा हमारा मान, 5000 गुना 35% डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो गया, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 5×5 25, और 5 के 15 और 2 17, 1750। हमारा जो आंसर आया कितना आया, 1750। ठीक है, उस संख्या का 35% कितना है, 1750, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, देखना नेक्स्ट, 9,000 रुपए 80% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिए जाते हैं। ठीक है, तो 12 महीने का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन बोला है कि 9,000 रुपए एक साल के लिए उधार दिए जाते हैं। ठीक है, 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उस पे एक साल का ब्याज कितना होगा, और जो ब्याज काउंट होगा वो ब्याज हाफ ईयरली काउंट होगा। क्वेश्चन में दिया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज जो है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली। ठीक है, ब्याज जो आप काउंट करोगे उस प्रिंसिपल पर, वो किस हिसाब से करोगे, हाफ ईयरली। ठीक है, तो देखना इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल लिखना है 9,000। ठीक है,
देखना, एक साल का बोला, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, और हमें हर 6 महीने बाद ब्याज को काउंट करना है। तो 12 महीने में कितने बार काउंट कर लूंगा मैं? 6 6 महीने करके, तो 2 बार हो जाएगा ना, क्योंकि 12 महीने में छमाही कितनी आती है? 2 छमाही तो आती है, ठीक है। तो जितनी बार आपको ब्याज निकालना है उतनी आप लाइन खींचना, ठीक है, जितनी बार आपको ब्याज निकालना उतनी आप लाइन खींचना। और कितने परसेंट का दिया है? 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयरली। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो ईयरली दिया आपको, सालाना, ठीक है। ब्याज दर जो दी है वो सालाना ब्याज दर दी है। और आप निकाल कैसे रहो? हाफ ईयरली निकाल लो। अगर आप हाफ ईयरली निकाल रहे हो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा कर देना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, जितनी भी देगा वो वार्षिक देगा, है? ब्याज दर जो देगा वो वार्षिक ब्याज दर देता है। अगर वो हाफ ईयरली बोल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, उस ब्याज दर का आधा कर देना। ब्याज दर कितनी? 80%, 80% का आधा कितना हो जाएगा? 40%। इस 9,000 का 40% तो आप यहाँ निकाल देना, और 9,000 का 40% आप यहाँ निकालना कितना आएगा? अगर इस 9,000 का मैं 40% निकालता हूँ तो निकालना देखो आएगा 9,9,9,4 0/100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, तो 9 चौक 36। कितना आया? 40%, 3600। यहाँ भी 3600 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, इस 3600 का एक बार 40% यहाँ भी निकाल देना, ठीक है। क्योंकि आपका चक्रवर्ती ब्याज जो होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है, मूलधन पे भी ब्याज लगता है और ब्याज पे भी ब्याज लगता है, ठीक है। जब आपने सेकेंड ईयर, यानी कि 6 महीने बाद सेकेंड छमाही का आपने ब्याज निकाला है, जो सेकेंड छमाही में ब्याज निकाला है वो तो सिर्फ आपने मूलधन पे निकाला है। जो पिछली छमाही का ब्याज था 36 रुपए, उस पर तो आपने निकाला ही नहीं, इसलिए हमें पिछले साल के ब्याज पे भी ब्याज निकालना पड़ता है। तो 3600 अगर मैं 40% निकालूंगा तो देखना कितना आ जाएगा? 0 4 6 24, 4 3 12 और 2 14। इन सबको जोड़ देना, आपके पास क्या जाएगा? 12 महीने का एक साल का ब्याज आ जाएगा। देखना कितना है? 36 दूनी 7200। ये और जोड़ देना आप, 1440। तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 0,468,8640। 12 महीने का 9,000 पे 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज आया है। तो देखना ऑप्शन ए आंसर, ठीक है। देखना फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन्हीं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू और आर के बीच 8,400 रुपए को क्रमशः 2/3:3:1/1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो आर का हिस्सा बताना है। देखना कितनी है राशि? राशि है 8,400। इस 8,400 को 3 लोगों में बांटना है। वो 3 लोग कौन कौन से? पी, क्यू और आर, ठीक है। वो 3 लोग है पी, क्यू, आर, इन तीनों में आपको बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? 2/3 में बांटना है, और 3 में बांटना है, और 1/3 में बांटना है, ठीक है। मैंने आपसे बताया कि अगर अनुपात फ्रैक्शन में दिया होता है तो उस फ्रैक्शन को हमें खत्म करना होता है, ठीक है। तो नीचे का आपको 3 खत्म करना है, तो ऊपर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना। नीचे अगर आपको 3 खत्म करना है तो तीनों में ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं ऊपर तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखना यहाँ तो 3 से 3 गया, यहाँ भी 3 से 3 गया, यहाँ कितना बचा आपका? 2। अनुपात में 3 किया 9 हो गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। तो देखना जब आप तीनों में राशि बांटोगे तो किस अनुपात में राशि बांटोगे? पी को तो मिलेंगे 2 रुपए, क्यू को मिलेंगे 2 रुपए, और आर को मिलेंगे 1 रुपया। तीनों को मिलाकर कितने मिल जाएंगे? तीनों को मिलाकर मिल जाएंगे 9 और 1 12 रुपए। तीनों को मिलेंगे अनुपात के अकॉर्डिंग 12 रुपए। और क्वेश्चन में कितने बांटे हैं? 8,400। इसे मैं लिख सकता हूँ 12 बराबर 8,400 के एक बराबर कितना आ जाएगा? 12 सत्ते 84 700। जैसे ही आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आई, आप उसकी मल्टीप्लाई जिस संख्या में भी करोगे उसका ओरिजिनल मान आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि आर का हिस्सा बताओ कितना है? तो आर का हिस्सा कितना था? 1। आपने 1 की वैल्यू कितनी निकाली? 700 रुपए। तो यही हमारा आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। देखना